हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ अकेडमी यूपीएससी। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी का लेक्चर, जो होगा हमारे 9th क्लास का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम जानेंगे जो फिजिकल फीचर्स हैं हमारे इंडिया के, और इसमें कौन कौन से पॉइंट होंगे वो है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, मेजर फिजियोलो जो जोग्राफिक जो भूमध्य, जैसे कि हम देख सकते हैं जो फिजिकल फीचर्स में क्या क्या आ सकते हैं, माउंटेन, प्लेन, रिवर, ये सब। इसको हम गहराई से देखेंगे कि इंडिया के फिजिकल फीचर्स कैसे बने, उनकी क्या भूमिका है हमारे ज्योग्राफी में, कैसे स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक तौर पर ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, और कैसे जो हमारी इंडिया है वो वर्ल्ड में एक अहम भूमिका निभाती है, वो चाहे इस ज्योग्राफिकल तौर पे हो, और कैसे जो फिजियोग्राफी है, जो कैसे फिजिकल फीचर्स हैं वो हमारे कल्चर को निर्धारित करते हैं। तो ये बेसिकली यूपीएससी एनसीईआरटी जो है उसकी बुक की क्या है, समरी है, वही बुक है, लेकिन उसकी जो हमने मेन पॉइंट है उसको समराइज फॉर्म में लिख रखा है, और ये मेन यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए रहने वाला है। और जो 9th क्लास के बच्चे हैं वो भी इसे देख सकते हैं, उन्हें भी इससे बहुत ही अच्छी नॉलेज गेन करने का मौका मिलेगा, जो पॉइंट टू पॉइंट आपको इसमें इंफॉर्मेशन दी है उसके ज़रिए। तो कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो स्टार्ट करते हैं अब हम। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि जो हमारी कंट्री है, आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स। जो हमारी कंट्री है, हमारा प्यारा भारत है, वो अपने आप में बहुत ही परिपूर्ण है। परिपूर्ण मतलब अपने आप में ही एक बहुत ही यूनिक फीचर क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, हमारे कंट्री में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसे पहाड़ देखने को मिलते हैं। माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में हो जाता है, लेकिन जो कंचनजंगा है, जो भारत की सबसे बड़ी चोटी है, वो देखने को मिलते हैं एज ए माउंटेन। फिर राजस्थान में आ जाते हैं, तो राजस्थान में भी अरावली के पर्वत देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, माउंटेन के एग्जाम्पल है। उसके बाद प्लेन्स, उत्तरी मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, ये सब हमारे फिजिकल फीचर्स के पार्ट है। और डेजर्ट, जो डेजर्ट है हमारा थार डेजर्ट राजस्थान में, और प्लेटियो, पठार आइलैंड, ये सब देखने को मिलता है। जैसे अंडमान निकोबार, वो भारत का ही पार्ट है। तो ये सब हमें क्या बनाता है, एक यूनिक फीचर क्रिएट करता है हमारे भारतीय भूभाग के लिए। ये बताया गया है, वी विल लर्न मोर अबाउट मेजर फिजिकल फीचर्स। तो इस पुस्तक में हम क्या जानेंगे, फिजिकल फीचर्स के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में, जो मेनली रहने वाला है फिजिकल फीचर्स। वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। हम अपने भारत में कितने अनेक प्रकार की क्या मिट्टी देखते हैं, चट्टान देखते हैं। सम आर वेरी हार्ड लाइक मार्बल विच हैज बीन यूज्ड फॉर मेकिंग ताजमहल। तो इंडिया में कई प्रकार के रोक जिसे चट्टान कहते हैं वो पाए जाते हैं। कोई हार्ड होते हैं जैसे मार्बल, तो उसका उपयोग किस में देखा गया, हमने ताजमहल को बनाने में देखा गया। सम आर, जो हार्ड हैं उनका एग्जांपल देख लिया। जो सॉफ्ट हैं, लाइक सोप स्टोन विच इज यूज्ड इन मेकिंग टैल्कम पाउडर। जो सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट चट्टान है, पत्थर के टुकड़े हैं, उनका यूज किस में देखा गया, टैल्कम पाउडर बनाने में। तो आई होप समझ में आया हूँ। द कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस ऑफ द अदर बिकॉज सॉइल इज फॉर्म्ड आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। तो आपको भी पता है जो जो मिट्टियों का रंग है, कलर है, वो हर प्रदेश में या हर क्षेत्र में अलग अलग देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स है, रॉक्स का बनना है, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारणों से हुआ है, अलग अलग तरीकों से हुआ है, जिसके कारण इनमें परिवर्तन या फिर अंतर देखा जा सकता है। मोस्ट ऑफ दिस वेरिएशन आर कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंस इन रॉक्स फॉर्मेशन। ये बताया गया, रॉक्स जो बने थे उनके फॉर्मेशन में ही वो डिफरेंस देखा गया। इंडिया इज अ लार्ज लैंड मास। इंडिया क्या है, एक लार्ज भूमि का भाग है, फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड विच हैज इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ। तो ये बताया गया अलग अलग
जो इंडिया का भूभाग है वो अलग अलग टाइम लाइन में भी बना हुआ है, जिसके कारण उस पर अलग प्रेशर पड़ने से, अलग टाइम के दबाव के कारण, अलग टाइम समय होने के कारण उसमें परिवर्तन देखा जाता है मिट्टियों में और रॉक्स में। Beside geological feature, a number of processes such as weathering, erosion and disposition। जैसे इरोजन किसे कहते हैं? जैसे पानी का बहाव आया, पानी में जो कंकड़ पत्थर है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना ही इरोजन कहलाता है। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये है, पहले तो ले जाना वेदर के कारण, और दूसरा है कि पानी में क्या है, कंकड़ पत्थर होते हैं, मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं। जब इसको ले जाते हैं, छोटे छोटे कण को पानी के बहाव ले जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं। और जब ले जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसको डिपॉजिट करेगा, इसी कण को, ये कण कहीं ना कहीं डिपॉजिट होंगे, डिपॉजिट मतलब इकट्ठे होंगे, इसी को डिस्पोजिशन कहते हैं। Have created and modified the relief to its present form। तो इरोजन, वेदरिंग और चट्टान से उनके जो छोटे छोटे कण हैं उनको मतलब हवा के द्वारा, पानी के बहाव के द्वारा उनके छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में ही वेदरिंग जो प्रोसेस है उसकी भूमिका दिखती है, उसी को भी वेदरिंग कहते हैं। जो चट्टान से कण को निकालते हैं। और इरोजन देख लिया हमने, उसके बाद डिस्पोजिशन देख लिया। अब देखते हैं अर्थ साइंटिफिक हैव अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज बेस्ड ऑन द एविडेंस। तो ये बताया गया कि इन चट्टानों में परिवर्तन अन्य तरीकों से भी देखा जा सकता है। सम एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? थ्योरी से मिलते हैं। वन सच पॉसिबल थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। आपको ने भी सुना होगा प्लेट टेक्टोनिक क्या है? प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट upper part of the earth has been formed out of 7 major and some minor plates। तो इसमें ये बताया गया है प्लेट टेक्टोनिक में कि जो पृथ्वी की ऊपरी परत है वो 7 बड़ी बड़ी क्या है, वो अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर ऐसे प्लेटें हैं, और ऐसी 7 प्लेटें हैं, उनसे मिलकर हमारी क्या बनी है? पृथ्वी बनी है। आई होप समझ में आया हो। ऐसी कितनी है? टोटल 7 प्लेट है। यही हमारे प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत में बताया गया है। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट result in building of stress within the plates at the continental rocks above faulting and work। तो जो 7 प्लेटों से बनकर हमारी पृथ्वी बनी है, तो इसमें क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है? मैग्मा है, और ये क्या है? लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में आपको पता है जैसे नाव है, वो किस पे चलती है? पानी के ऊपर चलती है। तो इसमें क्या है? ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये मूवमेंट होती रहती है, और नाव हमारी क्या है? उसी के कारण मूवमेंट करती है। वैसे ही हमारी पृथ्वी की प्लेटें हैं, ये क्या है? पृथ्वी की प्लेटें सॉलिड तो है नाव की तरह, लेकिन जो पृथ्वी के अंदर का मटेरियल है वो क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। तो इसलिए जो प्लेटें हैं वो कैसे कार्य करती हैं? नाव की तरह कार्य करती हैं, जिसके कारण इसमें मूवमेंट देखी जाती है। किसमें? प्लेटों में। तो ये प्लेटें, अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर क्या है? 2 है। P2 से डिनोट करते हैं इसको P1 से। और ये क्या है? ये है हमारे पृथ्वी का अंदर का पार्ट, और ये क्या है? लिक्विड से बना हुआ है। ये क्या है? पृथ्वी के अंदर का पार्ट, मैग्मा। ये किसमें है? इसको हमने एक पिछले चैप्टर में या फिर एक लेक्चर में पूरा गहराई से समझाया। व्हाट इज एस्थेनोस्फीयर, व्हाट इज अपर क्रस्ट, क्रस्ट किसे कहते हैं, मेंटल किसे कहते हैं, कोर किसे कहते हैं, ये कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। तो हमने गहराई से समझाया। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। बाकी हम यहाँ देखते हैं, इस टॉपिक पे स्टिक रहते हैं कि ये क्या है? प्लेट है हमारी पृथ्वी की, और ये क्या है? पृथ्वी के अंदर का मटेरियल। और इसमें ये किसमें है? लिक्विड में, या फिर सेमी सॉलिड में भी कह सकते हैं। तो जो पृथ्वी की प्लेटें हैं ये क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है नाव की तरह। तो ये प्लेटें
कितनी है टोटल? 7 है प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी के हिसाब से। तो ये अगर आपस में क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं, तो आपको भी पता है अगर आपस में आएंगी तो एक समय पर ये क्या हो जाएगी, टकरा जाएगी एक दूसरे से। क्या होगी, ये प्लेटें आपस में टकरा जाएगी। इसको क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट कहेंगे। इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट। जब प्लेटें आपस में टकराती है, आप एक दूसरे की ओर आती है, कन्वर्जेंट। और यही प्लेटें क्या करेंगी, मूवमेंट करेगी किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे प्लेट 1 प्लेट 2 है, और ये हमारी पृथ्वी ट्रांसफर लिक्विड फॉर्म में है, और ये आपस में क्या, आपस में ना टकरा के किस में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक दूसरे के अपोजिट में मूव हो रही है। इसी को क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट। आगे इसको और एक्सप्लेन करा गया है पीडीएफ में, आप इसका एग्जांपल बस समझ लीजिए, क्योंकि ये तो हर जगह लिखा होता है व्हाट इज डाइवर्जेंट, व्हाट इज कन्वर्जेंट, लेकिन समझना सबसे मुश्किल पार्ट होता है किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का, किसी भी बात का समझना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमें वो बात समझ में आ जाए, वो चीज़ें समझ में आ जाए, तो जो एसेंस है जिसके लिए हम आए हैं, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हम सीख रहे हैं, वो आसान हो जाती है, फिर हम भूल नहीं पाएंगे, और ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो जो जब प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में जाएं एक दूसरे से, वो क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट कहलाएगी। और जब प्लेटें आपस में जाएं, या आपस में जाए ऐसे चिपक जाए, वो क्या कहलाएगी, कन्वर्जेंट कहलाएगी। तो इसी पे ही आधारित है हमारी प्लेटों का सिद्धांत, जो प्लेट टेक्टोनिक है। ब्रॉडली दिस प्लेट्स मूवमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स व्हाइल सम प्लेट्स मूव टुवर्ड्स। तो ये बताया गया है इन प्लेटों की मूवमेंट 3 प्रकार की होती है। पहली क्या है, सम प्लेट्स कम्स टुवर्ड्स ईच अदर। जैसे हमने पहले एग्जांपल में बताया था, प्लेटें एक दूसरे की क्या आ रही है, करीब आ रही है, इसी को क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट बाउंड्री कहेंगे। जब एक दूसरे के अपोजिट में जाएगी प्लेटें, तो उसको क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट बाउंड्री। ये सब टर्म याद रखने की आवश्यकता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके जो आने वाले कंपटीशन है, मेनली तो यूपीएससी और जो स्टेट एग्जाम होते हैं जिसमें मेंस की भूमिका ज़्यादा होती है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब टर्म, कि डाइवर्जेंट किसे कहते हैं, कन्वर्जेंट किसे कहते हैं। In the event of two plates coming together, they may have either collide and crumble, or one may be slide under the, and they also horizontally pass each other and transform a boundary. तो इसमें ये बताया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं जगह है। तो कभी कभी ये प्लेट है, ये भी प्लेट है, तो कभी कभी एक दूसरे के करीब आते हैं, तो एक प्लेट क्या करती है, इसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी मीन्स इसके अंदर जो पदार्थ होते हैं, मटेरियल होता है, मेटल होता है, ये भारी होता है। तो कभी कभी ये प्लेट क्या होती है, इसकी तुलना में भारी होने के कारण नीचे धंस जाती है, और ये वाली प्लेट इसके ऊपर उठ जाती है। आई होप समझ में आया हो। ये प्लेट क्या हो गई, धंस गई अपने डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण, और ये वाली प्लेट इसके ऊपर आ गई, इसी को ही ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। तो आई होप समझ में आया हो। जो ज़्यादातर आइलैंड है, जैसे जापान के आइलैंड है, ये सब वो इन्हीं जो ट्रांसफॉर्म, इसको हम अपने जो ज्योग्राफी की क्लास है उसको गहराई से समझेंगे, और भी जो हम अपना एक ओरिएंटेशन क्लास आने वाली है जो हमारी यूपीएससी पे, उसमें गहराई से समझाया गया है। तो आप अगर आपको और गहराई से सीखना है तो उसमें देख सकते हैं, नहीं तो आप इस एग्जाम्पल से आई होप समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री किसे कहते हैं। कभी कभी दो प्लेटें आपस में आती हैं, एक प्लेट की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है दूसरे की तुलना में, तो वो प्लेट डेंसिटी भारी होने के कारण नीचे की ओर झुक जाती है, और दूसरी प्लेट उसके ऊपर कवर कर जाती है, इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स हैव चेंज्ड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ मिलियन ऑफ ईयर। तो इन्हीं प्लेटों के मूवमेंट के कारण जो हमारे पृथ्वी की भू आकृतियां हैं, कहीं कहीं माउंट एवरेस्ट देखे गए, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, डेजर्ट, रिवर, तो इन्हीं मूवमेंट के कारण ही हुआ है, ये बताया गया इसमें। सच मूवमेंट हैव आल्सो इन्फ्लुएंस्ड द एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट लैंडफॉर्म, ये बताया गया। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, कन्वर्जेंट देख लिया हमने एग्जांपल में। द ओल्डेस्ट लैंडमास, द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ द
was one of the Gondwana land. The Gondwana land included Australia. तो सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास कौन सा था? इट वाज पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, द पेनिनसुलर या फिर पेनिनसुला पार्ट। ये किसका पार्ट था? गोंडवाना भूमि का। गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड कौन? गोंडवाना भूमि में कौन कौन से जो कंट्री है वो इंक्लूडेड है? ये क्वेश्चन आ जाता है। पहला इंडिया है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, फिर कौन सा है? साउथ अफ्रीका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका। तो ये ऐसे नाम याद रखने में थोड़ी कठिनाई आती है, इसलिए हमने इस पे जो वर्ल्ड मैपिंग की क्लास है वो भी हमने बना रखी है। अगर आप उसको पढ़ लेंगे या फिर एक लेक्चर देख के देखिए, अगर आपको उसमें हेल्प ना मिले तो कहना। मतलब अगर हम कंट्री के नाम ऐसे याद रखते हैं तो उतनी गहराई से याद नहीं रखेंगे कि साउथ अमेरिका में कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्री है। इसलिए हम अगर मैपिंग से पढ़ें, एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ें, तो बहुत ही हमारे लिए क्या होगा? बेनिफिशियल रहता है, हमारे दिमाग में रहता है, कॉन्शियस माइंड में फिट रहता है। तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं हमारे मैपिंग पर्पस के लिए। तो ये बताया गया इनमें कौन कौन सी कंट्री है। द कन्वेंशनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू नंबर ऑफ पीसेस, दिस ड्रिफ्टिंग इनटू ऑस्ट्रेलियन। तो ये बताया गया है जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे के अलग होने के कारण, जुड़ने के कारण इस आज के दौर में जो कंट्रीज रूप में आई है उसकी भूमिका वही है, उसी कारणों से हुई है। कन्वर्जेंट प्लेट और कंकरेंट और कन्वेक्शनल करंट के द्वारा जो चट्टानें एक दूसरे से अलग हो गई, ये सब। अब देख लेते हैं। द नॉर्थ वेस्ट ड्रिफ्ट रिजल्ट इन द कोलिजन ऑफ प्लेट विद द मच लार्जर इरोजन प्लेट। यूरेशियन प्लेट से क्या हुई? जुड़ गई, मतलब टकरा गई, और इसके कारण ड्यू टू द कोलिजन द सेडिमेंट्री रॉक विच हैज बीन। तो ये बताया गया एक प्लेट दूसरे प्लेट के टकराने के कारण ही ये अपलिफ्टमेंट देखी गई। इसमें हिमालय में। तो इसकी ऊंचाई का कारण क्या है? पहले ये क्या सागर हुआ करता था, इस सागर का नाम क्या था? टेथिस। अब ये क्या है? यहाँ पर माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है? माउंट एवरेस्ट। तो यही है हमारी कन्वेंशनल करंट, ये सब। उसमें इतना इंपॉर्टेंट था। आप देखते हैं द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ टेथिस सी एंड सबसिडेंस ऑफ द नॉर्थ फ्लैंक पेनिनसुला प्लेट्यू रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन। तो जो अपलिफ्टमेंट हुआ है किसका? हिमालय का, उसके कारण कई नदियों के का आवागमन या फिर कई नदियों की शुरुआत वहीं से होती है, क्योंकि वो ऊंचाई पे होता है। तो जो ढलान के कारण नदियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचती है, जो बेसिन का निर्माण भी करती है। अ फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एल्यूजनल डिपॉजिट टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेट। आप देखो कोई भी नदी अगर ठहरी हुई है, एक जगह उसका ठहराव है, तो उसकी जो पानी होगा, उसका जो आसपास का एरिया होगा, वो उतना इम्पोर्टेंट या फिर उतना फर्टिलाइन क्या कहते हैं उसे, उतनी उत्पादक क्षमता नहीं होगी उसमें। जो फर्टाइल पावर है वो उतनी नहीं होगी। वो कब होगी? जब वो अपने साथ बहा कर लाए, मतलब वो डेली बहाव में हो, जैसे गंगा नदी ये सब। तो अपने साथ नए नए ये क्या लाती है? कंकड़ पत्थर लाती रहती है, मिट्टी के कण लाती रहती है, जिससे जो आसपास का मैदान है वो भी फर्टाइल होता रहता है, उपजाऊ होता रहता है। तो यही बताया गया यहाँ पे। जो एल्यूवियल डिपॉजिट है वही उसी ने क्या बनाया है? उत्तरी मैदान को बनाया। उत्तरी मैदान जो सबसे बड़ा मैदान है भारत का, उसका निर्माण करता है। The landform of India display great physical variation। तो इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। कहीं क्या है? नदी है, कहीं पहाड़ है, ये सब इन द व्यू ऑफ पॉइंट। अब ये यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट था। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल ज्योग्राफी, हाई पीक्स, डीप वैली। तो जो हिमालय सिस्टम है इसमें क्या कौन कौन से हैं? हाई पीक्स है, ऊंची चोट मतलब चोटी है, ये सब। डीप वैली है, गहरी घाटियाँ, फास्ट फ्लोइंग रिवर जैसे गंगा यमुना, ये सब। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड इन एलिवेल। तो ये हमने देख लिया। द
और यहाँ देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पेनिनसुलर प्लेटियो, जो पेनिनसुलर प्लेटियो प्रायद्वीपीय पठार है वो किससे बना हुआ है? इग्नियस, अग्नीय और मेटामॉर्फिक रॉक से। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि जो पेनिनसुलर प्लेटियो है, प्रायद्वीपीय पठार है, वो कौन से रॉक से बने हैं? कौन से? पहला है इग्नियस रॉक और दूसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। इसको भी हम देखेंगे कि इग्नियस रॉक का निर्माण कैसा होता है, मेटामॉर्फिक का, अपनी ज्योग्राफी की क्लास में। तो यहाँ तक देख लिया हमने, जिसने जो किसका हिल में पाए जाते हैं, पहाड़ों में पाए जाते हैं और वैली में, घाटियों में, ये सब मेजर ज्योग्राफी डिवीजन। आप देख लेते हैं जो डिवीजन है, कितने भागों में ज्योग्राफी, जो फिजिकल ज्योग्राफी है हमारी भौतिकी संरचना है भारत की, उसको बांटा गया है। तो सबसे पहले क्या है? द हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन का पार्ट कितना है अपने मैपिंग में, यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं। इसके लिए हमने अलग से मैपिंग की क्लास में इसको समझाया हुआ है। और ये दूसरे में क्या है? हिमालयन डिवीजन में नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी मैदान, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू, फिर डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, नॉर्दर्न प्लेन, इंडियन डेजर्ट। तो ये सब है यहाँ पर। तो ये हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन है। द हिमालयन माउंटेन, द हिमालयंस जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चर फोल्ड ऑन द स्ट्रेच ऑफ द। तो इसमें हिमालयन की क्या बताई गई है? इंपॉर्टेंस बताई गई है कि हिमालयन क्या है? हिमालय जो हमारा पर्वत है वो क्या है? एक यंग पर्वत के रूप में जाना जाता है। और ये क्या है? फोल्ड माउंटेन। कोई भी पूछे कैसा माउंटेन तो हम क्या कहेंगे? फोल्ड माउंटेन है, स्ट्रेच। और ये कहाँ तक है? ये पूरे इसमें फैला हुआ है, इसकी विड्थ इतनी है। तो ये बोला है स्ट्रेच कहाँ तक फैला हुआ है? बॉर्डर ऑफ इंडिया। These mountains ranges run in west-east direction from the Indus to the Brahmaputra. तो ये कौन कौन से क्षेत्र में फैले हुए हैं? जो माउंटेन है हमारे हिमालयन माउंटेन, इंडस से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। द हिमालयन रिप्रेजेंट द loftiest and one of the most rugged mountain barrier in the world. They are cover इतना, तो ये 2400 किलोमीटर तक लगभग फैला हुआ है पूरे उसमें। देयर विथ वेरीज, उनकी चौड़ाई कितनी है? कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर तक इसका फैलाव देखा जाता है। और जो कश्मीर में चौड़ाई है, विथ है, वो कितनी है? 400 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? 150 किलोमीटर। तो ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है और ये कश्मीर का, तो इसमें चौड़ाई बताई गई है। द हिमालयन कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस लॉन्गिट्यूडिनल अ नंबर ऑफ वैली। तो कौन कौन से रेंज है हिमालय में? ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक। जो दक्षिणी पार्ट है हिमालय का, उसे किस नाम से जानते हैं? शिवालिक के नाम से जानते हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेट और नीनर। जो उत्तरी भाग है हिमालय का, ये उत्तरी भाग है, उसको क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय या फिर इनर हिमालय के नाम से भी जानते हैं या फिर हिमालय। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लॉफ्टीएस्ट पीक है, और सबसे ऊंची चोटी इसी में ही पाई जाती है। ये बताया गया यहाँ पे 6000 मीटर तक इनकी हाइट होती है। द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालय आर asymmetrically and in nature. The core of this great Himalaya composed of granite. और इसमें किससे बना होता है? ये जो ग्रेट हिमालय ग्रेनाइट से बना हुआ है। इट इज, और इसमें जैसे हिमालय, इसकी सबसे ऊपर चोटी को क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय। और ये किससे? यहाँ पर स्नो की परत देखी जाती है। और इसमें जो चट्टान पाए जाते हैं वो किससे? ग्रेनाइट से बने होते हैं। और सबसे ऊंची चोटी इसी में पाई जाती है, लगभग 6000 किलोमीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। तो ये बताइए इसमें। और दुनिया की जो सबसे लंबी वो है
पीक है, माउंटेन पीक है, यहाँ पर दिखाया गया। सबसे बड़ी माउंटेन पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और कहाँ पर है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? इन मीटर में है ये। मीटर में ऊंचाई कितनी है? 8,848। और इंडिया की सबसे बड़ी या फिर सबसे ऊंची माउंटेन पीक कौन सी है? कंचनजंगा, K2 भी जिसे कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। तो आई होप समझ आया हो ये सब। तो 3-4 याद रखने की आवश्यकता है इसमें। और द रेंज लाइंग टू द साउथ, हिमालय जो साउथ में है उसको क्या कहते हैं? शिवालिक कहेंगे। और इन सब में ये हिमाचल ये सब लेसर के पार्ट हो जाते हैं। तो इसमें देखेंगे हम ग्रेट हिमालय में कौन आते हैं, फिर लेसर में कौन आएगा, कौन कौन से राज्य, ये सब हमने हिमालय के चैप्टर में करा रखा है। तो आप उस चैप्टर को रेफर कर सकते हैं। द पीर पंजाल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज द धौलाधारा एंड द महाभारत रेंज। तो जो हिमालय है उसकी रेंज भी है, वो कहाँ तक फैली है? नेपाल और हमारे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों तक। तो यही बताया गया यहाँ पे। दे एक्सटेंड ओवर विथ 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव अ एल्टीट्यूड ऑफ वेरिंग बिटवीन 900 से 1,000 मीटर। तो ये बताया गया है जो ऊंचाई है वो कितने मीटर तक है और कितने किलोमीटर तक फैली हुई है। दिस रेंजेस, जो रेंजेस हैं उनकी जो किलोमीटर के फैलने में है वो है 10 to 50 किलोमीटर तक फैली है। और उनकी ऊंचाई कितनी है? 1100 मीटर तक लगभग ऊंची में देखा गया है। देखते हैं। दिस वैली आर कवर्ड विद द थिक ग्रेवल एंड द एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम उसमें देखा जाता है और ग्रेवल के साथ। द लॉन्गिट्यूड वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक। और जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है जिसको हम डून्स कहते हैं, देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, ये सब किसके बीच में पाए जाते हैं? लेसर हिमालय एंड द शिवालिक। लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो वैली पाई जाती है उसी को कहते हैं दून। Beside the longitudinal division of Himalaya has been divided on the basis of regions of west to east। और तो इसमें यही बताया गया जो हिमालय के रीजन्स हैं वो सिर्फ ग्रेट, लेसर इन सब में नहीं, जो राज्यों के आपस के लोकल क्षेत्र है अपने उनके हिसाब से भी बांटे गए हैं, उनके नाम के आधार पे भी बांटे गए। तो यही सब समझाया गया इसमें। तो कितना टाइम? आई होप समझ आ रही हो। कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया हो या फिर मैं ज़्यादा फास्ट हूँ तो बता सकते हैं। अब देखते हैं कुमायूं हिमालय कैसे कहते हैं? कुमायूं हिमालय, द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन, जो हिमालय का पार्ट है इसमें सतलुज और काली नदी के बीच में। सतलुज और काली नदी के बीच में जो पार्ट है हिमालय का उसी को क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। द काली एंड द तिस्ता रिवर डिमार्केट द नेपाल हिमालय एंड द पार्ट ऑफ यंग तिस्ता एंड धियांग। तो ये बताया गया जो काली और तिस्ता है वो कहाँ पर है? नेपाल के आसपास है। और वही हमें हिमालय के बारे में बताती है कि वहीं से ही हिमालय निकलते हैं। तो और जो असम में है और कौन सा है? दिहांग रिवर, ये सब असम में पाए जाते हैं। जो कहाँ से निकलते हैं? हिमालय से ही निकलते हैं। प्लेन देख लेते हैं, हमने हिमालय देख लिया। फिजियोग्राफी देख रहे हैं हम। तो सबसे पहले कौन सा है? क्या देखा हमने? माउंटेन देखा। अब देखते हैं प्लेन, मैदान। द नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले 3 मेजर रिवर सिस्टम। जो उत्तरी मैदान है वो 3 नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बना है। अवसाद मीन्स उनके द्वारा लाए गए सेडिमेंट से बना है। कौन कौन से? गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरी, सहायक नदियां। ट्रिब्यूटरी मीन्स सहायक नदियों से बना है। कौन? उत्तरी मैदान। तो इस चैप्टर को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन कॉमेंट इन रेज इन कॉमेंट सेक्शन। तो आई होप थोड़ा समझ में आया होगा। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आपका जैसा रिस्पॉन्स होगा उसके हिसाब से